नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि इसके पहले दो पार्ट में हम रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर इसके वर्गीकरण को हम पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम चौथा वर्गीकरण प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द या अव्यय शब्द उसे हम कह सकते हैं। तो जैसा कि आप विकारी शब्द देख रहे हैं यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, यह सब विकारी शब्द हैं। इन शब्दों में लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और यह है अविकारी शब्द जो कि अव्यय कहे जाते हैं। तो अविकारी शब्द आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द जो हैं अविकारी शब्द होते हैं। तो मित्रों, इसमें हम सबसे पहले विकारी शब्दों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विकारी शब्द, तो विकारी शब्द के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु आता है संज्ञा। तो संज्ञा जो कि एक विकारी शब्द है और संज्ञा का अर्थ सीधा सा होता है नाम से, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान, इन सब का उस शब्द से बोध होता हो तो वह संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं जगदीश, पर्वत, गंगा, हिमालय आदि। इसी तरह आप कोई भी नाम, चाहे वह वस्तु का नाम हो या कोई भाव हो, कोई जीव हो, कोई स्थान हो, ऐसा शब्द जो इन सब में से किसी का भी बोध कराता हो तो संज्ञा शब्द कहलाता है। इसके पश्चात मित्रों हम आते हैं कि संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है हमने देख लिया। अब इसके वर्गीकरण पर आते हैं। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो इसमें हम पहला भेद देखते हैं। पहला भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है मित्रों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द है जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, अर्थात ऐसा कोई शब्द जिसका हमने उच्चारण किया और उसके अर्थ में हमें किसी एक वस्तु का बोध होता हो, अर्थात वह दूसरी है ही नहीं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं भारत। तो हमारा भारत देश एक ही, अगर हम भारत का नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई और भी भारत देश है। तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। इसके पश्चात आप ब्रह्मपुत्र देख रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र भी एक ही है, ताजमहल और ऋग्वेद। तो मित्रों, ये सब ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द वह शब्द होता है जिससे किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो। इसके पश्चात इसमें दूसरा बिंदु है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मित्रों वह शब्द है जिससे किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता हो, अर्थात हमने कोई एक नाम लिया और उससे उसकी पूरी जाति विशेष का बोध हमें अगर होता हो तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऐसे शब्द हैं नदी। अब यहाँ नदी अगर हमने कहा तो नदी कोई भी हो सकती है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, तो कोई भी नदी हो सकती है। अगर इसी जगह गंगा लिखा होता तो गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता, किंतु यहाँ पर नदी शब्द लिखा गया है, नदी जो कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इसके पश्चात आ जाता है आपका गाय, मनुष्य, चोर, मोची, सिपाही। इन सब में मित्रों, इन सब शब्दों का अगर आप उच्चारण करते हैं तो इनसे आपको पूरी उसकी जाति विशेष का बोध होता है। और जो शब्द जाति विशेष का बोध कराते हैं तो ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात इसमें तीसरी संज्ञा है वह है भाववाचक संज्ञा। तो मित्रों, भाववाचक संज्ञा वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य, व्यापार का बोध होता हो, अर्थात भाववाचक संज्ञा वह है जिस शब्द से हम किसी व्यक्ति के गुण, हम कह सकते हैं उसकी अच्छाई, बुराई या उसके व्यवहार को हम दर्शा सकते हैं। तो ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत
आते हैं। इसमें आप उदाहरण में देख पा रहे हैं जैसे कि लंबाई। तो लंबाई शब्द क्या है, हमने कह दिया कि यहाँ से आजमगढ़ की लंबाई बहुत है। तो लंबाई हम नाप तो सकते हैं, लेकिन है क्या, हम उस शब्द को उस भाव को शब्द के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। जैसा मिठास हो गया, तो मिठास शब्द हो गया, हमने कहा चीनी में बहुत मिठास है, तो मिठास शब्द हम व्यक्त कैसे कर रहे हैं, भाव के माध्यम से कर रहे हैं। उसके पश्चात आपका समझ, नम्रता, बचपन इत्यादि, यह सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात चौथी संज्ञा आ जाती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। तो मित्रों, समूहवाचक संज्ञा क्या है, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या बहुलता का बोध होता हो, अर्थात कोई ऐसा शब्द जिससे हमें एक न बल्कि उससे अधिक व्यक्तियों का हुजूम, मेला, भीड़ इकट्ठी नजर आती हो, तो ऐसा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं मेला। तो जैसा कि मित्रों मेला आप देख रहे हैं, तो मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेला जो है यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमने कहा भीड़, तो भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरह बाजार, रैली, सेना आदि, यह सब शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात इसमें आ जाता है आपका पांचवा बिंदु, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मित्रों वह शब्द है जिससे किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तु जिसे नापा तौला जा सके का बोध कराता हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, तेजाब। मित्रों, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम धातुओं को रखते हैं, मुख्य रूप से धातुओं को, द्रव्य पदार्थ को, जिसे हम नाप तौल सकें कि यह 1 किलो है, 1 लीटर है, 2 मीटर है। अगर ऐसी वस्तुओं को हम नाप तौल लेते हैं तो वह शब्द जो है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, इसमें आपने देखा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके पश्चात मित्रों हम अगला विकारी शब्द देखते हैं जो कि है सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? तो सर्वनाम शब्द वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसा अभी आपने देखा मित्रों की संज्ञा हमने पढ़ा, संज्ञा का अर्थ हुआ नाम, तो उस नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम शब्द कहलाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। मित्रों, सर्वनाम शब्द हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकारों में मुख्य रूप से आपके 11 शब्द ही सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। बाकी के जो शब्द हैं वो प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ आप पहला सर्वनाम देख पा रहे हैं कि जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी मित्रों 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम में देख पा रहे हैं 2 शब्द आते हैं, मैं, तुम, और एक तीसरा शब्द आता है वह। तो यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, तुम मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है और वह शब्द जो है अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है। इसके पश्चात आता है दूसरा सर्वनाम जो कि निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक से यहाँ अर्थ हुआ, यहाँ आप देख पा रहे हैं आप लिखा गया है, तो आप का अर्थ यहाँ पर स्वयं से हुआ कि यानी कोई भी कार्य स्वयं कर लूँगा। कोई व्यक्ति कहता है मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, तो ऐसा जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है वो स्वयं के लिए किया जाता है, तो वह आप शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। इसके पश्चात आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मित्रों वह है कि जिसमें हम निश्चित कर सकें कि यह वही चीज़ है। तो इसके अंतर्गत 2 शब्द आते हैं, यह और वह। यह शब्द हम नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं और वह शब्द दूरी पे स्थित वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात आ जाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अर्थात यहाँ तात्पर्य हुआ कि आप जो है निश्चय ना कर सकें। तो ये इसमें 2 शब्द आते हैं, कोई और कुछ। कोई आया है, कुछ लाया है। इसमें क्या है, हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पश्चात आता है 5वां सर्वनाम जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसा शब्द जो 2 वाक्यों को आपस में
जोड़ता हो तो वह सर्वनाम शब्द कहलाता है। सर्वनाम शब्द दो ही हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो और सो। इसके पश्चात छठवां सर्वनाम आ जाता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम दो ही होते हैं, कौन और क्या। कौन आया है, क्या लाया है, यहाँ क्या है, प्रश्न किया जा रहा है और वह स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात इसमें चौथा विकारी शब्द आता है आपका विशेषण। तो मित्रों, विशेषण क्या है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, विशेषण शब्द कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, जैसा कि अभी आपने इससे पहले देखा, तो संज्ञा अर्थात नाम, हमने कहा राम काला है, श्याम अच्छा है, रमेश मोटा है। तो ये क्या है? हमने जो संज्ञा शब्द, नाम के पहले जो शब्द प्रयोग किए, वह इन्हीं सब संज्ञाओं की अर्थात नामों की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे लाल, काला, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा आदि। ये सारे शब्द विशेषण शब्द हैं। हिंदी व्याकरण में विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है इसमें आपका गुणवाचक विशेषण। तो मित्रों, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रंग, आकार, दशा व रूप का बोध होता हो, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुरूप, सुंदर, नीच, गोल, मोटा आदि। ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात इसमें दूसरा विशेषण आता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण वह शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, वह शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। और मित्रों, इसके भी 2 भाग हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक वह विशेषण शब्द है जिससे हम संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, 10 आदमी, 7 दिन, 5 साधु। तो इसमें क्या है? आप एक निश्चित संख्या का बोध इनसे आपको हो रहा है कि वहाँ पर 5 आदमी हैं, आज 7 दिन बीत गए, 5 साधु आए थे। किंतु अनिश्चित संख्यावाचक में हम निश्चित नहीं कर पाते कि वह संख्या कितनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, 1, 2 आदमी। अब वहाँ पर 1 आदमी है कि 2 आदमी है, यह निश्चित है ही नहीं। कुछ लोग, वहाँ कुछ लोग आए थे, अब कितने आए थे? 10 आए थे, 20 आए थे, 100 आए थे, यह पता नहीं है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हो जाता है। और सब बच्चे, तो यहाँ सब शब्द जो है यह भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक शब्द है। इसके पश्चात तीसरा विशेषण आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ मित्रों, परिमाण से सबसे पहले हम परिमाण क्या होता है इसके अर्थ को समझ लेंगे। तो परिमाण से अर्थ हुआ कोई ऐसी वस्तु जिसको नापा तौला जा सके, परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। वह शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराते हों, ऐसे शब्द, जैसा कि अभी आपने देखा कि हम उन वस्तुओं को जिसको हम नाप तौल सकते हैं, वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इसके भी 2 भाग हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो मित्रों, पहले हम निश्चित परिमाणवाचक देखते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक का अर्थ हुआ कि हमने किसी एक निश्चित मात्रा का बोध उस शब्द से किया। जैसे कि 1 गिलास दूध, तो यहाँ पर 1 जो है यह निश्चित परिमाण प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि गिलास दूध तो हम नाप सकते हैं, लेकिन वह कितना है? 1 गिलास दूध है। तो इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक शब्द हुआ। इसके पश्चात दूसरा इसमें उदाहरण है 4 गज मलमल। तो यहाँ मलमल जो है वो हमने 4 गज में नापी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके निश्चित रूप का पता लग रहा है कि वह 4 गज है, तो इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक होगा। इसके पश्चात अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत चीज़ों को हम नाप तौल तो सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है यह हम निश्चित नहीं कर पाते। तो ऐसे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे थोड़ा दूध, अब यहाँ दूध कितना है? वहाँ 1 गिलास, आधा गिलास निश्चित नहीं हो पा रहा है।
रमेश ने थोड़ा दूध पिया। अब यहाँ थोड़ा कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात आ जाता है आपका बहुत पानी। अब वहाँ बहुत पानी भरा है, अब कितना पानी भरा है यह निश्चित नहीं हो पा रहा है। हल्की दवाई, रमेश ने हल्की दवाई खाई। अब दवाई कितनी हल्की थी, वह काम करेगी कि नहीं करेगी यह निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे शब्द आपके अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात चौथा आ जाता है सर्वनाम आपका सार्वनामिक विशेषण। यहाँ आपका चौथे नंबर पर सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण मित्रों क्या होते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम शब्द मैं, तुम और वह को छोड़कर अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात यहाँ उन शब्दों से आशय लिया गया है कि जो शब्द सर्वनाम शब्द हैं किंतु उनका प्रयोग संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में किया जाए तो ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि यह आदमी भरोसेमंद है। अब यहाँ आदमी क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यह शब्द जो है आपका सर्वनाम शब्द है, किंतु यहाँ पर क्या है? विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा आप उदाहरण देख सकते हैं, वह मजदूर नहीं आया। अब यहाँ मजदूर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा की विशेषता वह शब्द बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वह शब्द क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण है। इसके पश्चात चौथा विकारी शब्द जो है वह क्रिया शब्द है। तो क्रिया शब्द क्या है? वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने की दशा का पता चलता हो, ऐसे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना आदि। मित्रों, रचना की दृष्टि से क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला मुख्य भाग है इसका सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक, यहाँ सकर्म से अर्थ हुआ जिस क्रिया में कर्म निहित हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसका फल कर्ता पर ना पड़कर कहीं और पड़े, ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। मित्रों कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे रमेश खाना खाता है। अब यहाँ खाता है यह क्रिया है, और खा कौन रहा है? रमेश, ये संज्ञा शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये क्रिया की जा रही है उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? खाना के ऊपर पड़ रहा है। जब किसी क्रिया का फल किसी चीज पर पड़ता है तो वह घटती बढ़ती है, तो यहाँ खाना क्या है? खत्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। रिंकू स्कूल जाता है, तो यहाँ जाना क्या है? क्रिया है, और यह रिंकू क्या है? संज्ञा शब्द है। और स्कूल आपका, क्योंकि जाना शब्द जो है, जो क्रिया है, इसका फल कहाँ पड़ रहा है? स्कूल के ऊपर पड़ रहा है। अगर स्कूल यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है तो भी उस पर फल पड़ेगा, और नहीं है तब भी उसी पर उसका फल पड़ेगा। तो ऐसे शब्द सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम आकर्मक क्रिया। तो आकर्मक क्रिया मित्रों वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो, और इसकी परिभाषा है कि वह क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़े। यहाँ आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई कार्य जिसका फल कार्य करने वाले के ऊपर ही पड़े तो वह आकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन हंसता है। अब यहाँ क्या है? मोहन संज्ञा शब्द है और हंसना क्या है? क्रिया है। लेकिन इस क्रिया का फल जो है वह कहीं और ना पड़कर स्वयं मोहन पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आकर्मक क्रिया होगी। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हैं, पंछी उड़ता है। अब यहाँ पंछी क्या है? उड़ना क्रिया है और पंछी आपका संज्ञा शब्द है, किंतु यहाँ जो उड़ना क्रिया है इस क्रिया का फल पंछी पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आकर्मक क्रिया होगी। इसके पश्चात आपका तीसरा उदाहरण आ जाता है, मोर नाचता है। नाचना यह भी एक क्रिया है, किंतु मोर जो संज्ञा शब्द है वह स्वयं नाच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नाचना जो कर्म है उसका फल स्वयं मोर पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आकर्मक क्रिया होगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।